नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें दिखाता है कि भारत का संविधान, जो आज हमारे गणतंत्र की नींव है, वो कोई एक दिन में नहीं बना। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो करीब 2 सदियों तक चले एक लंबे ऐतिहासिक उतार चढ़ाव और कानूनी बदलावों का नतीजा है ना? बिल्कुल सही कहा। और हमारे पास जो स्रोत सामग्री हैं, वो इसी लंबे करीब 1773 से 1947 तक फैले रास्ते के जो अहम मोड़ हैं, उन्हें उजागर करती है। ये कहानी है कि कैसे शासन का तरीका बदला, कैसे अधिकार मांगे गए और फिर आजादी की राह कैसे बनी। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मकसद है ब्रिटिश दौर के उन खास एक्ट्स को समझना जिन्होंने हमारे संवैधानिक विकास को दिशा दी। उनके मुख्य प्रावधान क्या थे जी। और सामग्री में सिर्फ सार नहीं बल्कि कुछ याद रखने की ट्रिक्स भी हैं। हाँ, वो काफी दिलचस्प हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल से बात शुरू हुई, फिर धीरे धीरे भारतीयों की भागीदारी बढ़ी और आखिरकार आज़ादी और संविधान तक पहुंची। हाँ, और ये देखना भी रोचक होगा कि कैसे हर एक्ट पिछले वाले पर कुछ बनाता है या कह सकते हैं उसकी कमियों को ठीक करने की कोशिश करता है। राइट। कहानी शुरू होती है असल में एक ट्रेडिंग कंपनी के पॉलिटिकल मामलों को काबू में करने की जरूरत से। स्रोत भी यही इशारा करते हैं कि एक धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया थी, जहां पावर पहले कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को गई और शासन का स्ट्रक्चर लगातार बदलता रहा। ठीक है, तो पहली कड़ी है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। स्रोत बताते हैं कि ये पहला बड़ा इंटरफेरेंस था ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के काम में। हाँ बिल्कुल, पहला बड़ा हस्तक्षेप कह सकते हैं। और इसी के तहत बंगाल के गवर्नर का पद बदला गया। हाँ, उन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले थे, राइट? जी, वॉरेन हेस्टिंग्स। जी। और इसको याद रखने की वो ट्रिक भी है ना। हाँ, रेगुलेट कर बंगाल को गवर्नर जनरल दिया। पर मेरा सवाल ये है कि एक व्यापारिक कंपनी पर ऐसा सरकारी कंट्रोल उस वक्त के हिसाब से ये कितना बड़ा कदम था? देखिए, ये बहुत बड़ा एक अभूतपूर्व कदम था। इससे पहले कंपनी भारत में काफी हद तक अपनी मर्जी से ही काम कर रही थी, व्यापार भी, शासन भी। इस एक्ट ने पहली बार ये तय किया कि कंपनी की एक्टिविटीज, खासकर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की निगरानी में आएंगी। हालांकि ये कंट्रोल शुरू में सच कहें तो काफी कमजोर था, लेकिन इसने एक मिसाल तो बना दी। ये माना गया कि भारत में कंपनी का शासन सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के हितों से जुड़ा है। अच्छा। तो हाँ, ये कंपनी की आजादी पर लगाम लगाने की पहली कोशिश थी। तो 1773 में नींव पड़ी, पर लगता है ये कोशिश पूरी तरह कामयाब नहीं हुई, क्योंकि स्रोत बताते हैं कि बस 11 साल बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा। हाँ बिल्कुल। इसमें कंपनी पर कंट्रोल और बढ़ाया गया और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। ट्रिक है, पिट्स बोले कंट्रोल ज्यादा चाहिए। इतनी जल्दी कंट्रोल और कसने की क्या जरूरत आन पड़ी? असल में रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी ना, उनको दूर करना और कंट्रोल को ज्यादा असरदार बनाना ही मुख्य वजह थी। 1773 का एक्ट जो था, वो कंपनी के करप्शन और मिसमैनेजमेंट को पूरी तरह रोक नहीं पाया था। अच्छा। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने एक दिलचस्प सिस्टम बनाया जिसे दोहरा नियंत्रण या डुअल कंट्रोल कहते हैं। कंपनी के व्यापारिक मामले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते रहे, लेकिन राजनीतिक, सैनिक और रेवेन्यू से जुड़े सारे मामलों की निगरानी के लिए लंदन में ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। ओके, यानी 2 बॉस हो गए एक तरह से। हाँ, कुछ वैसा ही। ये दिखाता है कि ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी की बढ़ती ताकत को लेकर कितनी सीरियस थी और उसे सीधे अपने कंट्रोल में लाना चाहती थी। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार नहीं था, ये भारत पर ब्रिटिश पकड़ मजबूत करने की एक स्ट्रैटेजी थी। समझ गई। नियंत्रण की ये डोर तो लगातार कसी जा रही थी। अगला पड़ाव आता है 1813 का चार्टर एक्ट। सामग्री के हिसाब से इसने भारत में कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था उसे खत्म कर दिया। हाँ, ज्यादातर खत्म कर दिया, सिवाय चाय और चीन के साथ व्यापार के। अच्छा, चाय और चीन को छोड़कर। और एक और बड़ी बात हुई, ईसाई मिशनरियों को भारत आने और धर्म प्रचार की इजाजत मिली। ट्रिक है, चार्टर ने खोले दरवाजे व्यापार और धर्म के। जी। तो ये मोनोपोली खत्म करना और मिशनरियों को अलाउ करना, इसके पीछे क्या सोच थी? क्या ये सिर्फ व्यापार और धर्म की बात थी या कुछ और गहरा था? नहीं, इसके पीछे आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह के गहरे कारण थे। देखिए, ब्रिटेन में उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जोरों पर था और वहां के जो उद्योगपति थे, व्यापारी थे, वो भारत के इतने बड़े बाजार में सीधी पहुंच चाहते थे। कंपनी की मोनोपोली इसमें रुकावट थी।
तो उसे खत्म करने से ब्रिटेन के प्राइवेट ट्रेडर्स के लिए भारत के दरवाजे खुल गए। ओके, इकोनॉमिक एंगल। बिल्कुल। और जहां तक मिशनरियों की बात है तो उन्हें अनुमति देना सिर्फ धर्म प्रचार तक ही सीमित नहीं था। इसके साथ वेस्टर्न एजुकेशन, भाषा, कल्चर का असर बढ़ना भी जुड़ा था। कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि ये भारत को सिविलाइज करने के ब्रिटिश आइडिया का भी हिस्सा था। इसके दूरगामी सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम हुए। और फिर सिर्फ 20 साल बाद 1833 के चार्टर एक्ट ने तो कंपनी का व्यापारिक काम ही पूरी तरह खत्म कर दिया। स्रोत यही बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। कंपनी अब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई। सेंट्रलाइजेशन और बढ़ा और बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले बने। जी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ट्रिक भी मजेदार है। 1833 में कंपनी हुई फ्री, नहीं फिनिश, मतलब पूरी तरह से काम खत्म व्यापार का। ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये बहुत ही बड़ा निर्णायक मोड़ था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बेसिक कैरेक्टर था वो ही बदल दिया। अब उसका एक ही काम था, ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत पर शासन चलाना। राइट। व्यापार से पूरी तरह अलग होने का मतलब था कि अब सारा फोकस एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू और कंट्रोल पर था। और साथ ही पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए एक गवर्नर जनरल और एक सेंट्रलाइज्ड कानून बनाने की जो व्यवस्था थी, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की। ये भारत को एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट के तौर पर देखने और कंट्रोल करने की ब्रिटिश सोच को दिखाता है। अच्छा, जब एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस बढ़ा तो शायद भारतीयों की भूमिका पर भी कुछ सोचा गया होगा। अगला एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट कुछ ऐसा ही इशारा करता है। हाँ, कुछ हद तक। स्रोत के अनुसार इसमें पहली बार इंडियंस के लिए सिविल सर्विस एग्जाम खोलने का प्रोविजन आया और गवर्नर जनरल की काउंसिल में लेजिस्लेटिव कामों के लिए अलग से मेंबर्स जोड़े गए। एक तरह की छोटी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। ट्रिक है 1853 नौकरी और विधान में एंट्री। जी, क्या इसे सच में भारतीयों के लिए दरवाजे खोलना कह सकते हैं या ये बस दिखाने के लिए था? देखिए, इसे एक बहुत ही शुरुआती मतलब सिंबॉलिक कदम कह सकते हैं। सिविल सर्विस का दरवाजा थ्योरी में तो खुला, पर प्रैक्टिकली भारतीयों के लिए उसमें पास होना बहुत मुश्किल था। क्यों? अरे, एग्जाम लंदन में होता था, सिलेबस ब्रिटिश एजुकेशन पर बेस्ड था, उम्र सीमा भी कम थी, बहुत दिक्कतें थी। अच्छा। फिर भी प्रिंसिपल के तौर पर ही सही, ये पहली बार था कि ये कहा गया कि रंग या नस्ल के आधार पर किसी पोस्ट से वंचित नहीं किया जाएगा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का बनना भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसने पहली बार गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कामों को अलग करने की कोशिश की। भले ही उसमें इंडियन मेंबर्स नहीं थे तब, पर यह आगे के लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स के लिए एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा था। और फिर आया भारतीय इतिहास का वो बड़ा तूफानी मोड़, 1857 का विद्रोह। जी हाँ, गदर। उसके फौरन बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। स्रोत साफ बताते हैं कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह खत्म कर दिया। बिल्कुल। और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के अधीन आ गया। लंदन में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद बना जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था। हाँ, भारत सचिव। ट्रिक है 1857 की बगावत के बाद 1858 में ताज आया। तो ये जो कंपनी राज खत्म हुआ और सीधे क्राउन का रूल आया, ये सिर्फ पावर ट्रांसफर था या कुछ और भी था? नहीं, ये सिर्फ पावर ट्रांसफर नहीं था। ये भारत के प्रति ब्रिटिश नजरिए में एक फंडामेंटल चेंज था। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। उन्हें एहसास हुआ कि भारत जैसे इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स देश पर एक कंपनी के जरिए हुकूमत करना खतरनाक है, अस्थिर है। सही बात है। तो सत्ता सीधे क्राउन के हाथ में लेने का मतलब था कि भारत अब ऑफिशियली ब्रिटिश एम्पायर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद और उसका ब्रिटिश कैबिनेट में होना यह पक्का करता था कि इंडियन अफेयर्स पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा और मजबूत कंट्रोल रहे। अच्छा। तो यह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं था, यह भारत को सीधे ब्रिटिश एम्पायर के पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं और ग्लोबल पॉलिसी से जोड़ने का एक निर्णायक कदम था। क्राउन का शासन आ गया, तो क्या इसके बाद भारतीयों को शासन में कुछ ज्यादा भागीदारी मिली? स्रोत में 1861 और 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स का जिक्र है। जी। इनके तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में कुछ नॉन ऑफिशियल इंडियंस को नॉमिनेट करने की शुरुआत हुई। 1892 के एक्ट में तो काउंसिल्स को बजट पर बहस करने और सवाल पूछने का लिमिटेड अधिकार भी मिला। हाँ, बहुत लिमिटेड। ट्रिक है, धीरे धीरे दरवाजे खोले। 1861 से 1892 ये भागीदारी कितनी असली थी? क्या इन छोटे कदमों से भारतीय खुश थे? असलियत ये थी कि ये भागीदारी बहुत ही लिमिटेड और नाम मात्र की थी।
1861 में जिन इंडियंस को नॉमिनेट किया गया वो ज्यादातर राजे महाराजे या बड़े जमींदार होते थे। अच्छा, जिन्हें अंग्रेज वफादार मानते थे, अंधे हुए अधिकार थे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इन एक्ट्स ने इंडियंस के लिए लेजिस्लेटिव प्रोसेस में एक फॉर्मल एंट्री का रास्ता खोला और पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाने में मदद की। लेकिन उस समय जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, स्वराज की मांग उठ रही थी, उसके सामने ये कदम बहुत छोटे और कह सकते हैं नाकाफी थे। राष्ट्रवाद की बढ़ती लहर के बीच अगला बड़ा पड़ाव आता है 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत इसे एक कंट्रोवर्शियल कदम के लिए खास तौर से मार्क करते हैं, मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की शुरुआत। जी, पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसके अलावा सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का साइज बढ़ाया गया और पहली बार किसी भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया। ट्रिक है, मॉर्ले मिंटो ने बांटा वोट। ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था और स्रोत इसकी मंशा क्या बताते हैं? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि कुछ चुनाव क्षेत्र मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दिए गए और उन क्षेत्रों में सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए वोट डाल सकते थे। अच्छा, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, इसके पीछे ब्रिटिश सरकार की मंशा जो उभरता हुआ इंडियन नेशनलिज्म था उसे कमजोर करना था और हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच एक पॉलिटिकल डिवाइड पैदा करना था। बांटो और राज करो वाली बात। हाँ, अक्सर इसे उसी नीति का हिस्सा माना जाता है। इस कदम ने इंडियन पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, जिसके बहुत दूरगामी और दुर्भाग्य से बुरे नतीजे हुए। लेकिन इसमें कुछ पॉजिटिव भी था, जैसे काउंसिल्स का विस्तार। हाँ बिल्कुल, इसी सुधार के तहत काउंसिल्स का विस्तार हुआ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर की नियुक्ति हुई। ये प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में कदम थे। तो एक तरफ प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश, दूसरी तरफ विभाजन के बीच। इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के माहौल में 1919 का मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। जी, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। स्रोत के अनुसार इसका सबसे चर्चित प्रोविजन था प्रोविंसेस में द्वैध शासन यानी डायरकी लागू करना। इसमें प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में बांटा गया। हाँ, और सेंटर में पहली बार 2 सदन वाली लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली बनी। ट्रिक है, डायरकी आई, शासन आधा आधा। ये डायरकी सिस्टम सुनने में तो पावर शेयरिंग जैसा लगता है, पर क्या ये वाकई काम का था? सुनने में प्रोग्रेसिव लगता था, पर असलियत में डायरकी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कह सकते हैं अव्यावहारिक एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। कैसे? जैसा आपने कहा, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स 2 हिस्सों में बटे, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व सब्जेक्ट्स जैसे फाइनेंस, पुलिस, लैंड रेवेन्यू, ये गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रहे, जो लेजिस्लेचर को जवाबदेह नहीं थे। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये इंडियन मिनिस्टर्स को सौंपे गए, जो लेजिस्लेचर को जवाबदेह थे। तो प्रॉब्लम कहाँ थी? असली प्रॉब्लम ये थी कि फाइनेंस पर कंट्रोल तो गवर्नर के पास था, तो बिना पैसे के मिनिस्टर्स अपनी योजनाएं लागू कैसे करते? बात तो सही है। और गवर्नर के पास मिनिस्टर्स के किसी भी फैसले को वीटो करने का अधिकार था। तो ये सिस्टम एक तरह से उत्तरदायी शासन का भ्रम पैदा करता था, लेकिन असली पावर गवर्नर के हाथ में ही थी। यानी फेल हो गया ये एक्सपेरिमेंट? हाँ, बुरी तरह फेल हुआ और इसने भारतीयों में असंतोष को और बढ़ाया ही। डायरकी की असफलता के बाद फिर साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, गोलमेज सम्मेलन हुए, काफी लंबी प्रक्रिया चली और फिर आखिरकार 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। जी, ये एक मील का पत्थर था। स्रोत इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, यहाँ तक कि भारतीय संविधान का आधार और असली संविधान की झलक भी कहा गया है। इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव था जो लागू नहीं हुआ, सेंटर में डायरकी लाने की बात हुई, एक फेडरल कोड बना और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। काफी कुछ था इसमें। ट्रिक है, 1935 असली संविधान की झलक। क्या चीज इसे इतना इम्पोर्टेंट बनाती है कि इसे हमारे संविधान की झलक कहते हैं? इसकी अहमियत इसके साइज और इसके प्रोविजंस के नेचर में है। ये अब तक का सबसे डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स एक्ट था। इसने प्रोविंसेस में डायरकी खत्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू की। अच्छा, ये बड़ा कदम था। हाँ, मतलब प्रोविंशियल सरकारें अपने दायरे में लेजिस्लेचर के प्रति पूरी तरह जवाबदेह थीं। हालांकि वो जो ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव था, वो रियासतों के शामिल न होने से बन नहीं पाया। लेकिन सेंटर में सब्जेक्ट्स का बंटवारा, 2 सदन वाली लेजिस्लेचर का ढांचा, ये सब महत्वपूर्ण था। और सबसे अहम बात, जैसा स्रोत भी बताते हैं,
आजाद भारत के संविधान ने इस एक्ट से बहुत कुछ लिया। कितना कुछ अंदाजा है? अनुमान है कि लगभग 60% प्रोविजंस, जैसे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, पावर्स का डिवीजन, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया, गवर्नर का पद और उसकी शक्तियां, ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर, इमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक सर्विस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का बड़ा हिस्सा, ये सब कमोबेश 1935 के एक्ट से ही लिए गए या उससे इंस्पायर्ड हैं। बाप रे, 60%! इसीलिए इसे भविष्य के संविधान की नींव या झलक कहा जाता है। बिल्कुल। और इस लंबे सफर का अंतिम पड़ाव था 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। जी, आजादी का एक्ट। जैसा नाम से ही पता चलता है, स्रोत बताते हैं कि इसने 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद कर दिया। साथ ही देश का बंटवारा हुआ और भारत और पाकिस्तान 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बने। हाँ, विभाजन का दर्द भी साथ लाया ये। ब्रिटिश क्राउन की सुप्रीमेसी खत्म हो गई और सबसे जरूरी बात, भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बिना किसी बाहरी दखल के अपना संविधान बनाने का पूरा अधिकार मिल गया। ट्रिक है, आजादी और संविधान 1947 में आए साथ। जी हाँ। तो ये वो मुकाम था जहां ये 2 सदियों का सफर आकर पूरा हुआ। निश्चित रूप से ये एक्ट उस पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की यात्रा का एक लॉजिकल एंड था, जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से बहुत धीरे धीरे शुरू हुई थी। इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट के बनाए भारत के लिए पिछले सभी कानूनों को खत्म कर दिया और पावर पूरी तरह से भारतीय हाथों में सौंप दी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 1946 से काम कर रही थी, अब एक सॉवरन बॉडी बन गई। उसे भारत का भविष्य तय करने का पूरा अधिकार था। इस तरह धीमी गति से ही सही, पर लगातार चले सुधारों, आंदोलनों, संघर्षों के बाद भारत ने अपनी किस्मत अपने हाथों में ली। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो कहानी 1773 में कंपनी पर कंट्रोल की कोशिश से शुरू हुई। हाँ। 1858 में सत्ता सीजे क्राउन के हाथ आई, फिर धीरे धीरे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में लिमिटेड इंडियन पार्टिसिपेशन बढ़ा। जी। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट जैसी विभाजनकारी नीतियां आईं। 1919 में डायाकी का फेल्ड एक्सपेरिमेंट हुआ और फिर 1935 में वो बड़ा एक्ट बना जिसने आजाद भारत के संविधान का खाका तैयार किया और आखिरकार 1947 में आजादी और अपना संविधान बनाने का अधिकार मिला। ये यात्रा सीधी तो बिल्कुल नहीं थी, काफी घुमावदार रही। हाँ, बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो इस स्रोत सामग्री से उभरता है वो ये है कि भारत का संविधान वैक्यूम में नहीं बना। सही। इसकी जड़ें इस 2 सदी लंबी लेजिस्लेटिव और पॉलिटिकल प्रोसेस में बहुत गहरी हैं। खासकर 1935 का एक्ट, जिसने आजाद भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर की नींव रखी। कोई उदाहरण दे सकते हैं आज के संदर्भ में? बिल्कुल। जैसे आज भी हमारे यहाँ सेंटर और स्टेट्स के बीच जो पावर्स का बंटवारा है, या गवर्नर जैसी संस्था का जो रोल है, उसकी छाप 1935 के एक्ट में साफ दिखती है। ये दिलचस्प है। इस पूरी विकास यात्रा को समझने के बाद एक विचार मन में आता है जिस पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। जरूर। इन तमाम एक्ट्स के जरिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए, क्या उनकी रफ्तार और उनका दायरा उस समय की जो भारतीय राजनीतिक आकांक्षाएं थीं, जो मांगे थीं, उनके साथ कदम मिला पा रहा था? या ये सुधार हमेशा उम्मीदों से एक कदम पीछे ही रहे? ये वाकई एक बहुत गहरा और सोचने वाला सवाल है। इतिहास को देखें तो अक्सर यही लगता है कि ब्रिटिश सरकार के सुधार ज्यादातर इंडियन नेशनलिस्ट की मांगों के जवाब में देर से उठाए गए कदम थे। अच्छा। हाँ, और जो दिया भी गया वो अक्सर उम्मीद से कम और कई शर्तों के साथ बंधा होता था। हर सुधार ने कहीं न कहीं अगले दौर के असंतोष और संघर्ष की जमीन भी तैयार की। तो ये सोचना लाजमी है कि अगर इन सुधारों की गति और दिशा कुछ और होती तो शायद 20वीं सदी के भारत का इतिहास भी कुछ अलग होता।